हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। जहाँ पर आपको नोट जो है पीडीएफ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और नोटिफिकेशन सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लें, आपको व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना है तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली आपके व्हाट्सअप पर भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, पीडीएफ मिलती रहेगी और भी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो सकती है तो वो भी मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दिया होगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा और व्हाट्सएप से भी जरूर जुड़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो चीजें आप लोगों को क्लियर दिखेंगी। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का कारण क्या था। तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। देखो एक चीज तो क्लियर है कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, एक बात तो क्लियर है कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। और कब शुरू किया जा रहा है तो आप आंसर करोगे 1930 में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हो रहा है महात्मा गांधी के द्वारा। और किस कारण से शुरू हो रहा है, इनमें से कोई नहीं, या फिर ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च, या फिर लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू क्यों किया गया था, इससे पहले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर होगा क्या, अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले वायसराय को क्या किया था, वायसराय को 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने से पहले 11 सूत्री मांग जो है वो गवर्नर जनरल के सामने प्रस्तुत की थी और कहा था कि अगर आप इस 11 सूत्री मांग को हमारी मान लेते हैं तो फिर हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन जो उस समय के वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांधी जी के इस 11 सूत्री मांग को अस्वीकार कर दिया। और इसके बाद गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो रहा है उसका कारण क्या था, उसका कारण हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा कि जो गवर्नर जनरल है उनके द्वारा जो 11 सूत्री मांग जो गांधी जी ने प्रस्तुत किया था उसको अस्वीकार कर देना। 11 सूत्री मांग में क्या था, 11 सूत्री मांग में जैसे हम लोग बात करें तो नमक कर को समाप्त करना था, सेना पर खर्च को कम करना था। ठीक है, सेना पर अंग्रेज सरकार बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही थी तो सेना पर पैसों को खर्च जो हो रहा है वो कम करना था, शिक्षा के लिए काम करना था, रोजगार के लिए काम करना था। तो इस तरीके से 11 सूत्री मांग जो है वो गांधी जी ने प्रस्तुत की थी जिसको गवर्नर जनरल ने अस्वीकार कर दिया। और इसी के बाद गांधी जी क्या करते हैं, तो इसी के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। और गांधी जी कह रहे थे कि अगर आप हमारी 11 सूत्री मांग को मान लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम इस आंदोलन को स्थगित कर देंगे, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा है इसको हम रोक देंगे। लेकिन अगर आप हमारी 11 सूत्री मांग को मान लेते हैं तो ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के संदर्भ में एक बार फिर से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बड़ा सा प्रश्न है, थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ाएंगे तो प्रश्न आपको एकदम क्लियर दिखेगा। तो 1857 की क्रांति का परिणाम क्या था, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति का परिणाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारत में लोगों की पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का प्रयास किया। जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। या फिर अंग्रेजों ने फैसला लिया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखो अगर हम लोग बात करें 1857 की जो क्रांति हो रही है, तो क्रांति में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो इस 1857 की क्रांति के बाद आपको पता है 1858 का एक्ट आएगा। ठीक है, कौन सा, तो 1858 का एक्ट आएगा। और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां हैं, 1858 के एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां हैं वो क्या कर दी जाएंगी, वो ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी जाएंगी। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है। ठीक है, और आपको पता है कि जो गवर्नर जनरल होता था अब उसको हम लोगों ने क्या किया, वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और पहला वायसराय कौन है,
तो भारत का पहला वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, तो ये याद रखिए। तो पहले इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सुपीरियर झील होगा, कैस्पियन सागर झील होगा, या फिर बैकाल झील होगा। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है, क्या आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, या फिर बैकाल झील। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कैस्पियन सागर झील। अच्छा, कैस्पियन सागर झील के संदर्भ में आप याद रखना है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। क्या है इसके संदर्भ में आपको याद रखना है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। कौन सी? कैस्पियन सागर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ठीक है। अच्छा, यही अगर आपसे क्या कर ले, मीठे पानी की पूछ ले, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आप आंसर कर दोगे सुपीरियर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछ ले तो क्या कर दोगे, तो आप कर दोगे सुपीरियर। अगर यही आपसे क्या कर ले, यही आपसे पूछ ले सबसे गहरी झील कौन सी है, तब आप आंसर क्या करोगे, तब आप आंसर कर दोगे बैकाल। सबसे गहरी झील बैकाल झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर। और पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय जो है वो कौन सा है, तो वो कैस्पियन सागर। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? बताएगा क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है कौन होंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्र भारत का पहला आपसे भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। मौलाना आजाद की अगर हम लोग बात करें, इनकी देखो एक बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। क्या है इनकी बुक का नाम, क्या है इनकी बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना जो अबुल कलाम आजाद है, इनका जन्म दिवस है 11 नवंबर को, और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसलिए इनका जो जन्म दिवस है 11 नवंबर, ये हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अबुल कलाम आजाद जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसलिए इनके जन्म दिवस को 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में आपको याद रखना है, अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी, या फिर कहें फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे इनको बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किसके, बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा ये खुदाई खिदमतगार नामक संगठन से जुड़े हैं, ठीक है, कौन से, तो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन से जुड़े हैं। और आप याद रखेंगे खुदाई खिदमतगार नामक संगठन से जुड़े हैं। और आपको क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है कि लाल कुर्ती दल जो है से भी संबंधित है, ठीक है, किसे, तो लाल कुर्ती दल से भी संबंधित है। और 1987 में इनको भारत रत्न दिया जा रहा है, पहले व्यक्ति है, ठीक है, 1987 में इनको भारत रत्न दिया जा रहा है, और पहले गैर भारतीय हैं भारत रत्न पाने वाले, ठीक है। क्या है, तो पहले विदेशी, या फिर कहें पहले गैर भारतीय हैं जो भारत रत्न प्राप्त कर रहे हैं, पहले गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, कब, 1987। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसके पास मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है? बताइए, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद के सदस्यों के पास, राष्ट्रपति के पास, इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? मौलिक अधिकार जो है ये हमने कहाँ से, तो ये हमने अमेरिका से लिया है। किस भाग में इनका उल्लेख है? तो भाग 3 में उल्लेख है। किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में, भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है, ठीक है। पहले अगर हम लोग बात करें कितने मूल अधिकार थे, तो पहले 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में आपसे पूछा जाए कितने मूल अधिकार है, तो क्या कहोगे, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। कौन सा एक मूल अधिकार हटाया गया, तो आप कहोगे संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटाया गया। किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को? किस संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो क्या आंसर करोगे, तो 44वां संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कहां पर रखा गया है, तो आंसर करोगे अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को रखा गया। और कैसा अधिकार है संपत्ति का अधिकार, कैसा अधिकार है, तो आप कहोगे विधिक या कानूनी अधिकार है, ठीक है। कैसा, तो विधिक या कानूनी अधिकार है, विधिक या कानूनी अधिकार है, याद रखेंगे, ठीक है। और
मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होती है। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? बताइएगा क्या हो जाएगा। अच्छा, दो चीजें और आप मुझे बताओगे। अगर हम लोग बात करें मानवाधिकार आयोग की बात कर लें तो आप मुझे दो चीजें और बताओगे। पहली तो ये कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, इसकी स्थापना कब हो रही है, और दूसरा आप मुझे बताओगे इसके वर्तमान में अध्यक्ष करें। तो दो प्रश्नों का आंसर आप लोग मुझे और बताओगे। ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हो रही है और इसके अध्यक्ष कौन है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हो रही है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये आप लोग मुझे फटाफट सभी लोग जल्दी से बताइएगा। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करिए। चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा? तो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मानवाधिकार आयोग की बात कर लेंगे तो ये किसके अंतर्गत, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नहीं आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर? बताएगा क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? जूट, कॉटन, फ्लैक्स, नायलॉन। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर कर देंगे तो बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सकेगा। ठीक है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, टाइमली फिर आप क्लास में जुड़ भी पाओगे, देरी से नहीं जुड़ोगे। ठीक है, और अगर व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आपको व्हाट्सएप पर पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर कर देगा ऑप्शन संख्या सी, नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइएगा तारों का रंग अगर हम लोग बात कर लें तो क्या हो जाएगा। तो तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दबाव पर, उनके तापमान पर, पृथ्वी से दूरी पर या फिर वायु से प्रदूषण पर। तो क्या हो जाएगा? तो तारों का रंग जो है वो किस पर निर्भर करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराया गया। क्या आंसर करोगे? उनके ताप का सूचक। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारों का रंग उनके ताप का सूचक है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? चलिए बताइएगा, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं, सॉरी, आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार है पूछ रहा है। ठीक है, बताइएगा तो कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? बताइएगा तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो ये हो जाएगा आपका सीएनजी हो जाएगा। तो सीएनजी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे पाइप्ड नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, तो ये बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी नहीं है। कौन सी जिम्मेदार है? तो आंसर कर दोगे ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कौन सी? तो अगर हम लोग बात करें ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे किसको? ग्रीन हाउस गैस को। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। अब आपसे पूछ ले ग्रीन हाउस गैस में आती कौन कौन सी है, तो देखो मेथेन आ जाएगी। ठीक है, कौन सी आ जाएगी? मेथेन आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगी। ठीक है, कौन सी? तो नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगी। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, जलवाष्प हो गया। ठीक है, जलवाष्प हो गया। ठीक है, ओजोन हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो रहे हैं, तो ये सब अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये सब ग्रीन हाउस गैस में आ जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? बताइएगा। निमोनिया अगर हम लोग बात करें तो मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? वृक्क को, फेफड़े को, यकृत को या फिर हृदय को? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखो, निमोनिया जो है ज्यादातर छोटे बच्चों को होता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चे जब पानी में बहुत ज्यादा समय तक भीग जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो फिर उनको निमोनिया होने का डर रहता है। और निमोनिया जो है वो किसको? तो वृक्क को, यकृत को, फेफड़े को या फिर हृदय को, किडनी को, लीवर को, लंग्स को या फिर हार्ट को, किसको प्रभावित करते हैं? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, फेफड़ों को। ठीक है, किसको? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फेफड़ों को। फेफड़ों में जकड़न हो जाती है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, रानी की उद्घोषणा हो जाएगा, मार्लियामेंटो सुधार हो जाएगा या फिर 1919 के
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो जाएंगे। तो किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया? इस प्रश्न का सभी मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के एक्ट के द्वारा देखो एक काम तो ये किया गया कि भारत से वर्मा को अलग कर दिया गया। ठीक, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी एक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है? इसी एक्ट के द्वारा दो नए प्रांत बनाए जा रहे हैं। कौन कौन से? तो एक तो सिंध नामक नया प्रांत बनाया गया, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा नामक नया प्रांत बनाया गया। तो दो नए प्रांत बनाए गए, सिंध और उड़ीसा, और वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। किस एक्ट से? इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको दासता का अधिकार पत्र किसने कहा? 1935 के एक्ट को अगर हम लोग बात करें तो दासता का, गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? दासता का अधिकार पत्र किसने कहा? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के एक्ट को दासता का अधिकार पत्र का, गुलामी का अधिकार पत्र का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? रास बिहारी बोस ने किया, भगत सिंह ने किया, मनमोहन सिंह ने किया, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने किया? बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिए। तो भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? तो देखो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है इसका गठन करने का जो सबसे पहले जो विचार आया था, ठीक है, जो सबसे पहले विचार आया था वो किसके दिमाग में आया था? वो आया था मोहन सिंह के। ठीक है, किसके? तो सबसे पहले विचार आया था किसके? मोहन सिंह के दिमाग में। और मोहन सिंह ने क्या किया था? तो मोहन सिंह ने, अगर हम लोग बात करें तो मोहन सिंह ने सबसे पहले इसके गठन के लिए क्या किया? प्रयास किया। ठीक है, गठन के लिए सबसे पहला जो प्रयास है, गठन के लिए सबसे पहला जो प्रयास है वो किसने किया? मोहन सिंह ने किया। और जब मोहन सिंह इसका गठन करते हैं तो गठन करने के बाद क्या हो जाएगा? मोहन सिंह जो है ये बाद में पकड़ लिए जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो मोहन सिंह के बाद जो ये सेना है, जो इस सेना गठित हो रही है, ये क्या हो जाएगा? इसका नेतृत्व आ जाएगा किसके पास? इसका नेतृत्व आ जाएगा रास बिहारी घोष के पास। ठीक है, किसके? तो रास बिहारी घोष के पास आ जाएगा। और रास बिहारी घोष जो है ये आगे चल करके इस सेना का नेतृत्व किसको दे देंगे? तो सुभाष चंद्र बोस को दे देंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि सेना के गठन की, तो सेना का गठन जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, मोहन सिंह कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, मोहन सिंह कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सागौन के बड़े पैमाने पर जंगल मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, या फिर झारखंड में? तो सागौन के जंगल आपको बड़े पैमाने पर किस राज्य में मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, या फिर झारखंड? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें तो ये सर्वाधिक क्या है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक है, क्या है? तो अगर हम लोग बात कर ले तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर बाघों की संख्या आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या होगा? तो बाघों की संख्या सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो बाघों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलेगी, टाइगर स्टेट कहते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहाँ पर कुपोषण की समस्या बहुत अधिक है, इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है? तो कुपोषण की समस्या बहुत अधिक है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करने तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाघों की संख्या सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, टाइगर स्टेट कहा जाता है, कुपोषण की समस्या बहुत अधिक है इसलिए भारत का इथोपिया कहा जाता है, और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी हम लोग बात करेंगे तो सबसे अधिक आपको कहाँ पर? वो भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इसे मानसून का क्या कहेंगे? अंत कहेंगे, विश्राम कहेंगे, प्रस्फोट कहेंगे, या फिर टेस्ट कहेंगे? बताइएगा। तो सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाए और कई दिनों तक लगातार पानी बरसा रहे, जैसे आप लोग अक्सर सुने होंगे। ठीक है, उत्तराखंड में, या फिर जैसे अभी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस तरीके से आप सुनते होंगे। तो सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाए और कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रहती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बादल फट गया। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसको हम लोग कह देते हैं कि अरे वहां पर बादल फट गया। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रस्फोट होगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, प्रस्फोट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया था, बताएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी? बताएगा क्या हो जाएगा?
ग्रीनविच मेगा टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मिड टाइम या फिर गोल्ड मीन टाइम। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे जीएमटी का। ठीक है, तो जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है, क्या आंसर कर दिएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो आप आंसर कर दोगे क्या, ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ग्रीनविच मीन टाइम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो ग्रीनविच रेख, अगर हम लोग जीएमटी की बात करेंगे तो जीएमटी को हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये ग्रीनविच मीन टाइम, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसी को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। और याद रखिएगा इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। और ये कहाँ से, तो ये जो है लंदन से गुजरती है। ठीक है, कहाँ से, तो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहिए, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहिए, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहिए, या फिर ग्रीनविच रेखा कहिए। ठीक है, तो सारी चीजें एक ही हैं और ये लंदन से गुजरती हैं। और यहाँ से अगर आपका भारत का समय पूछ ले तो 5.5 घंटे हम लोग क्या है, आगे है। ठीक है, तो जीएमटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगा। लास्ट ईयर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जानते हैं, इनमें से कोई नहीं, सामान्य प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर, या फिर क्रोड अशोधित जन्म दर। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जानते हैं, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, क्रोड या फिर अशोधित जन्म दर। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की या सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तब आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे 12। ठीक है, वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय बैंकों की, सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे 12। ठीक है, 1969 में पूछ रहा है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो क्या आंसर कर दोगे, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, कितने का, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। ये ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद किस उद्योग विशेष के जो है, उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, तो बताएगा। तो 1991 की अगर हम लोग बात करेंगे, 1991 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, 1991-92 का समय जो है आर्थिक सुधारों का समय है। और इस दौरान अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे नरसिम्हा राव है। ठीक है, कौन है, तो नरसिम्हा राव है इस समय प्रधानमंत्री। आर्थिक सुधारों के समय, आर्थिक सुधारों का जो समय है वो 1991 से 92 का आर्थिक सुधारों का समय माना जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव है। और इनको याद रखिएगा, अभी 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, तो उसमें ये भी एक थे। ठीक है, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, उसमें ये भी एक लोग थे। तो बताइएगा क्या जगह, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद किस उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा उद्योग। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, प्राथमिक, चतुर्थक, तृतीयक या फिर द्वितीयक। तो बताएगा कौन सा सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता का मतलब क्या है, नियोक्ता का मतलब यह है कि किस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी संख्या लगी हुई है। ठीक है, अगर भारत की सब जो जनसंख्या है, तो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में लगा है, प्राथमिक क्षेत्र में, चतुर्थक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में या द्वितीयक क्षेत्र में, क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि भारत की जो एक बहुत बड़ी आबादी है, भारत की एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र में लिखी है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में लगी है। और कृषि किस में आता है, कृषि आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के प्रारंभ के लिए चुना गया था। हरित क्रांति का अगर आपसे जनक पूछा जाए, तो हरित क्रांति का जनक आप क्या कहोगे, तो हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आप आंसर कर दोगे नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप आंसर करोगे किसको, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, अच्छा अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे राष्ट्रीय पूछ ले कि राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आप आंसर क्या करोगे, तो राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक है कौन, एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, कौन है, राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप आंसर करोगे किसको, एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, और याद रखिएगा अभी 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो उसमें
स्वामीनाथन भी एक व्यक्ति थे। ठीक है, अभी 5 लोगों को कुल क्या किया गया, भारत रत्न दिया गया था, उसमें स्वामीनाथन भी एक थे। और कौन थे, और अभी मैंने आप लोगों को बताया प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने से। ठीक है, किसको, तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना है। उसी उद्देश्य से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसके आरंभिक स्थल के रूप में किसको चुना गया है, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पंजाब को। ठीक है, किसको, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर कर दोगे, पंजाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, बताइएगा। तो कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या फिर अनुच्छेद 26। तो कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग मूल अधिकारों की बात करेंगे तो मूल अधिकारों में आपको शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है, ठीक है, क्या है, तो शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, जो शिक्षा और संस्कृति का मूल अधिकार जो है, ये आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो ये आपको अनुच्छेद 29 और 30 में देखने को मिलेगा। ठीक है, वो हम लोग 6 मूल अधिकारों की बात करते हैं ना, तो 6 मूल अधिकारों में एक मूल अधिकार शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 की अगर हम लोग बात कर ले तो अनुच्छेद 29 में क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि जो भारत के क्या हो जाएगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको अपनी भाषा सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपनी भलाई के लिए, अपनी सभ्यता संस्कृति की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, सुरक्षा के लिए उनके प्रावधान किया गया। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में किसको जोड़ा गया है, चलिए बताएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, आप डायरेक्ट ऑप्शन देखिए, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 42वें संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया, आपसे ये पूछ रहा है 42वें संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। और आज रात में 8 बजे से हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चंस को भी हम लोग बेहतरीन वाले साइंस के क्वेश्चंस को करेंगे। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास की शुरुआत हो, जब भी क्लास शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, तो व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हर चीज की। ठीक है, क्लास की, पीडीएफ की और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है उन सब की आपको पर्सनली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आप लोग जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए और इस प्रश्न का आंसर कर दिए। तो क्या हो जाएगा, तो 42वें संशोधन के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया है। कहाँ पर जोड़ा गया, अगर आपसे ये पूछ ले आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 39 का में। ठीक है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इनको 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कहाँ पर जोड़ा गया, अनुच्छेद 39 का में जोड़ा गया। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सभी अम्लों में समान तत्व है, इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, बताएगा। सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा है, सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, बी कर दोगे, हाइड्रोजन कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा आपके घरों में नॉन स्टिक कुकर होगा, नॉन स्टिक कढ़ाई होगी, नॉन स्टिक तावा होगा। ठीक है, तो नॉन स्टिक जो खाना बनाना होता है तो उसके लिए बर्तन में किसका प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का, पीवीसी का, काले रंग का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा नॉन स्टिक बर्तन में किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करिएगा। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, शादी में तो आपको मिलबे करेगा ना, दहेज में आपको मिलबे करेगा। ठीक है, अगर लड़की लोग हैं तो वो अपना टेफ्लॉन का, ठीक है, टेफ्लॉन का, नॉन स्टिक का कुकर और जो है कुकर कढ़ाई सब लेके जाएंगी, ससुराल में जरूरत पड़ेगी। और अगर लड़का वर्ग वाले हैं तो उनको तो मिलबे करेगा, तो फिर वो
उसमें खाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें टेफ्लॉन, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या। अनुच्छेद 245 के अनुसार अगर हम लोग बात करें संसद का कार्य क्या, सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना, या फिर कर एकत्रित करना। बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे अनुच्छेद 245 के अनुसार हम लोग बात करें तो सरकार का कार्य क्या है, क्या आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद किसकी, सॉरी भाग की बात कर ले, तो भाग क्या है, तो भाग है आपका 11। ठीक है, कौन है, तो भाग है 11। अनुच्छेद अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद है 245 से 255। ठीक है, भाग है आपका 11, अनुच्छेद 245 से 255, जिसमें केंद्र और राज्य के संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंधों की चर्चा की गई है। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 245 में, तो अनुच्छेद 245 में कानून बनाने के विषय में बात की गई। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो केंद्र राज्य संबंधों में अगर हम लोग बात करेंगे तो कानून को बनाने के संदर्भ में बात की गई कि कौन से विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन से विषय हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, कौन से हैं जिस पर दोनों मिल करके बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कानून बनाना। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सरकारी आयोग किससे संबंधित है। देखो सरकारी आयोग से डायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि सरकारी आयोग किस वर्ष में है। तो सरकारी आयोग जो है ये 1983 में है। ठीक है, कब है, 1983 में सरकारी आयोग आया है। आपसे ये पूछ रहा है ये किससे संबंधित है, चुनाव सुधारों से, केंद्र और राज्य संबंध से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से, या फिर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से। तो बताइएगा तो सरकारी आयोग किससे संबंधित, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या आपका हो जाएगा बी, केंद्र और राज्य के संबंधों पर चर्चा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। केंद्र और राज्य के संबंधों पर चर्चा करने के लिए 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश वर्ष एक माप है किसका, इनमें से कोई नहीं। हवाई जहाजों की गति का, प्रकाश की गति का, या फिर तारकीय गति का। तो प्रकाश वर्ष एक माप है किसका, चलिए जल्दी बताएंगे तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो ये किसका एक माप है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, प्रकाश की गति, या फिर कहेंगे दूरी का। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो प्रकाश की गति, या फिर क्या हो जाएगा, तो या फिर आप कर दोगे प्रकाश की गति, क्या नहीं, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे किसको, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करिए तारकीय दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका, तो अगर हम लोग बात करें तारकीय दूरी का, प्रकाश की गति का नहीं भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का, तारकीय दूरी का, ठीक है, एक मापक है। और अगर दूरी का सबसे बड़ा आपसे मापक पूछ ले तो दूरी का सबसे बड़ा मापक कौन हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे किसको, पारसेक कर दोगे। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मापक अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या कर दोगे, पारसेक कर दोगे। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये दूरी का मापक है, तारकीय दूरी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे निम्न में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। चूहा है, व्हेल है, डॉल्फिन है, या फिर हाथी है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। देखो अगर आपसे सबसे बड़ा स्तनधारी पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा व्हेल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए कि स्तनधारियों में सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो आप आंसर करोगे किसको, व्हेल को। लेकिन आपसे बड़ा नहीं पूछ रहा, आपसे बुद्धिमान पूछ रहा है, तो बुद्धिमान क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे डॉल्फिन को। ठीक है, और याद रखिएगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, तो डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। साथ ही आपको याद रखना है 5 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 5 अक्टूबर को हम लोग डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व क्या करते हैं, तो 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ हम लोग डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। डॉल्फिन दिवस याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पौधों के विकास किससे प्रभावित होते हैं, बताइएगा। तो पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से, केवल प्रकाश की गुणवत्ता से, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से, या फिर प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से, केवल प्रकाश की गुणवत्ता से, या फिर प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से, प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की गुणवत्ता,
मात्रा और अवधि से, ठीक है, पौधों का विकास प्रभावित होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि प्रकाश की गुणवत्ता कैसी है, मात्रा कैसी है और अवधि कैसी है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्थावर का विलोम क्या है, बताइएगा क्या हो जाएगा, स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, जंगम होगा, सचल होगा, चंचल होगा, चेतन होगा, बताइएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा, ठीक है, सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और ये व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, स्थावर का विलोम क्या है, बताएंगे क्या हो जाएगा, तो जंगम होगा, सचल होगा, क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है, तो रौ पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। भय का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना, बताएगा। ठीक है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, तो अगर बिल्ली आपके घर में है पहले दिन मार दो, ठीक है। पहले दिन अगर नहीं मारोगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसको परख जाएगी, फिर रोज आपके घर में धीरे से क्या करेगी, एंट्री लेना शुरू कर देगी। धीरे से आप सो जाएंगे तो आपके कमरे में आके दूध दूध पी के गायब हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या है कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज का भय है, ठीक है, या फिर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसका शुरू में ही निदान कर देना चाहिए, समाधान कर देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जितना देर आप करोगे उतनी ज्यादा समस्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना, यार ये आप 2 मिनट देर कर दिए, अगर पहले आप आए होते तो हम रेस्ट इन पीस आपको ना बोलते, ठीक है, थोड़ा सा आप देर कर दिए तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भय का संबंध शुरू में ही कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करना, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या आंसर कर दोगे, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करो मेरे भाई, जल्दी से आंसर करो, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सुधन अल्प हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सुधन अल्प हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है तो आंसर क्या करोगे, तो आप कहोगे यण संधि का उदाहरण, ठीक है। कौन सी, तो अगर हम लोग बात कर ले कौन सी संधि का उदाहरण है तो आप आंसर करोगे यण संधि का उदाहरण है सुधन अल्प, क्या हो जाएगा, स्वल्प हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी जो लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट है, बाकी लोग महा गलत है। इति इति का सही अर्थ क्या है, पूर्णता, इच्छा, समाप्ति, विघ्न, प्रारंभ, विश्वास या फिर पीड़ा और समापन, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इति इति का अर्थ आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इति इति का सही अर्थ क्या है, पूर्णता, इच्छा, समाप्ति, विघ्न, प्रारंभ, विश्वास, पीड़ा, समापन, क्या हो जाएगा। इति इति का सही अर्थ क्या होगा, चलो जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, समाप्ति विघ्न, क्या हो जाएगा, समाप्ति विघ्न, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ईश्वर में विश्वास बनाए रखने वाला इस समूह के लिए एक शब्द क्या होगा, आस्तिक होगा, भक्त होगा, नास्तिक होगा, श्रद्धावान होगा। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है, तो बताइएगा। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला अगर आपसे पूछा जाए क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे, आस्तिक होगा, भक्त होगा, नास्तिक होगा, श्रद्धावान होगा। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या हो जाएगा, आप आंसर कर दोगे आस्तिक होगा, ठीक है। क्या होगा, आस्तिक होगा। और अगर आपसे बोले ना विश्वास रखने वाला तो क्या करोगे, अगर आपसे बोले ईश्वर में विश्वास ना विश्वास रखने वाला तब क्या होगा, ना विश्वास रखने वाला अगर आपसे कहा जाए तब आप आंसर क्या करोगे, तब आप आंसर करोगे नास्तिक। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक, विश्वास रखने वाला क्या हो जाएगा, आस्तिक। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक दोस्त ने बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए के ए फोटोग्राफर वाले व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, और ए जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने दोस्त बी से, ठीक है, क्या कर रहा है, ए जो है वो अपने दोस्त बी से क्या कह रहा है, बी से कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि वह जिस भी तस्वीर की तरफ इशारा करके कह रहा है कि जो तस्वीर में जो है वह मेरी माँ के, ठीक है, क्या कह रहा है, मेरी माँ के पिताजी, ठीक है, तस्वीर में जो महिला है वो क्या है, वो मेरे माँ के पिताजी की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी मतलब फिर तो वापस घूम करके यहीं पर आ गए, ठीक है, फिर तो वापस घूम करके यहीं पर आ गए। आपसे क्या कह रहा है, ए जो है वो क्या कह रहा है कि मेरी जो माँ है
तो मेरी माँ के पिताजी की इकलौती बेटी मतलब कौन, यही तो होंगी, इकलौती बेटी मतलब यही है, ठीक है, इकलौती बेटी है। तो ए फोटोग्राफर वाले व्यक्ति से, ठीक है, उस महिला का क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, तो आप क्या कर दोगे, तो बेटा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपके सामने है। आपसे कह रहा है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो आपसे ये कहा जा रहा है, तो बताइएगा इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे इस प्रश्न का। ये प्रश्न आपके सामने है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है जब हम लोग सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो फिर क्या होता है, एक दिन का समय बढ़ता है, ठीक है। अगर हम लोग एक सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं, तो अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को क्या हो जाएगा, तो 1 जनवरी 2007 को आप कहोगे सोमवार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे 2008 में, तो 2008 में क्या हो जाएगा, 2008 में मंगलवार हो जाएगा। लेकिन मंगलवार आप देख रहे हो ये लीप वर्ष है, 4 से कट रहा है। तो फिर 2009 में अगर हम लोग बात करेंगे, तो 2009 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आप कहोगे बुधवार और बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। 2009 में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग 2010 की बात करेंगे, तो 2010 में आपका क्या हो जाएगा, तो 2010 में आप कहोगे कौन सा, तो शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग सामान्य वर्ष से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या होता है, तो जब हम लोग सामान्य वर्ष से आगे बढ़ते हैं तो एक दिन का समय बढ़ता है। लेकिन अगर हम लोग लीप वर्ष के रूप में आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या हो जाता है, तो फिर 2 दिन का समय आगे बढ़ जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, क्या हो जाता है, 2 दिन का समय। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक निश्चित कोट में एक्टिव को इस तरीके से लिखा गया है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें एक निश्चित कोट में एक्टिव को इस तरीके से लिखा गया, कैसे लिखा गया भाई, चलो देखते हैं। एक्टिव की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, एक निश्चित कोट में एक्टिव को इस तरीके से लिखा गया, क्या लिखा गया है, तो ई लिखा गया है, ठीक है, फिर डी लिखा गया है, ठीक है, यू लिखा गया है, जे लिखा गया है, डब्ल्यू लिखा गया है और ए लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर हम लोग बात करेंगे तो एक निश्चित कोट में इस तरीके से चीजों को लिखा गया, तो आपको बताना है कि, ठीक है, आपको बताना है कि इफेक्ट कैसे लिखेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे इस प्रश्न का, क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम लोग ए की बात करेंगे तो ए को आपको इस कॉर्नर पर और ई को इस कॉर्नर पर शिफ्ट कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर ई को आप क्या करेंगे, तो इस वाले कॉर्नर पर शिफ्ट कर देंगे और टी को आप क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर पर शिफ्ट कर देंगे। तो टी और लास्ट में ई आपको कहां पर 2 ऑप्शन में दिख रहा है, एक तो बी ऑप्शन में दिख रहा है, एक डी ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी सब जगहों पर क्या किया गया, +1 किया गया। सी में +1 कर दिया, डी हो गया, टी में +1 कर दिया, यू हो गया, आई में +1 कर दिया, जे हो गया, वी में +1 कर दिया, डब्ल्यू हो गया। तो यहाँ पर भी कर दिया। अगर हम लोग एफ में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा। एफ में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो जी हो जाएगा। ई में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा। और सी में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो टी जी जी एफ डी ई, कहां पर, ऑप्शन संख्या बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कोई एक असंगत है, तो असंगत कौन सा है, तो वो आपको पहचान करना बताएगा कौन सा इनमें से असंगत। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं ना, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज शाम को हम लोग 5 बजे से जो हम लोग की क्लास होने वाली है, ठीक है, 5 बजे वाली क्लास में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। शाम को 5 बजे वाली जो क्लास है उसमें हम लोग साइंस के बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनने वाले हैं। तो फिजिक्स से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। साइंस की क्लास में हम लोग अगर बात करें तो फिजिक्स से क्वेश्चंस को करने वाले। तो हम शाम को 5 बजे जुड़ना ना भूलिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए 5 बजे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन भी मिलती रहती है, ठीक है। तो ताकि आप समय से जुड़े, ठीक है, देरी से ना जुड़े। कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन आपके पास देरी से पहुंचती है, तो आप व्हाट्सअप पे जुड़े रहेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बताइएगा क्या हो जाएगा,
देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो बाकी सारे विकल्पों की अपेक्षा अगर हम लोग इस सी वाले विकल्प की बात करेंगे तो ये सी वाला विकल्प जो है ये क्या हो रहा है, ये 7 से कट रहा है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे कोई भी संख्या 7 से नहीं कट रही, लेकिन अगर हम लोग इस सी वाले विकल्प की बात करेंगे तो सी वाली जो ये विकल्प है ये क्या हो रहा है, ये 7 से कट रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अलग है, विषम है। बाकी कोई भी विकल्प जो है वो 7 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये वाला जो है तो ये आपका 7 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताइएगा। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, अब आप कहोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से, किस दृष्टि से पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे हैं सबसे छोटा या जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहे हैं सबसे छोटा, तो आप दोनों ही दृष्टि से बताओ, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा कौन है। दमन दीव है, लद्दाख है, अंडमान निकोबार है या फिर लक्षद्वीप है। तो बताइएगा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा है, लेकिन अगर हम लोग साक्षरता की बात कर ले तो साक्षरता की दृष्टि से क्या है, तो ये सबसे ऊपर है। ठीक है, सीट्स पर है। साक्षरता की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ऊपर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, लेकिन साक्षरता की दृष्टि से सीट्स पर है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहाँ की राजधानी क्या है, तो आप आंसर करोगे कावर्ती। ठीक है, क्या है, तो कावर्ती यहाँ की जो है राजधानी है। और भाषा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो भाषाएं बोली जाती है, एक तो महल भाषा बोली जाती है और दूसरी अगर हम लोग बात करें मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन कौन सी, तो महल और मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप जो है इसको प्रवालीय द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, इसको प्रवालीय द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। साथ ही साथ लक्षद्वीप को आपको याद रखिएगा, लक्षद्वीप के पास अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो लक्षद्वीप को केरल हाई कोर्ट से जोड़ा गया। ठीक है, कहां से, तो केरल हाई कोर्ट से लक्षद्वीप को जोड़ा गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है, अगर हम लोग बात कर ले किसकी, 9 डिग्री चैनल की, जो कि आपसे पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो किसके किसके बीच में, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल याद रखेंगे। ठीक है, किसके किसके बीच में, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, बताइएगा। तो भारत के कितने राज्य, देखो अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कितनी, तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। और 7 देश सटे हुए हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 7 देश भारत के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, बांग्लादेश बनाता है। और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तो आप कहोगे अफगानिस्तान बनाता है। ठीक है, सबसे बड़ी जो सीमा बनाता है वो कौन, बांग्लादेश बनाता है। और सबसे छोटी सीमा की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तो आप आंसर क्या कर दोगे, अफगानिस्तान। बांग्लादेश जो है वो 4,096 किलोमीटर की सीमा बनाता है, लगभग 4,096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और अफगानिस्तान की बात करेंगे तो लगभग 106 किलोमीटर की भारत के साथ सीमा बनाता है। आपसे पूछ रहा है भारत के कितने राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है, तो आंसर क्या कर दोगे, आप कर दोगे 5। ठीक है, 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो नाम आपको याद रखना है, कौन कौन से हैं, असम है, मेघालय है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, क्या है, और पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं जिनके साथ बांग्लादेश जो है वो सीमा बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के सेशन में बस इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिस तरीके से अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखें, ठीक है, सेशंस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो धन्यवाद उसके लिए। इसी तरीके से आगे भी आप लोग से निवेदन है कि अपना सहयोग बनाए रखें। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और आपको अपना व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले ही दे रखा है, तो अगर व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDF, नोटिस और जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब आप लोगों को पर्सनली अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। शाम को 5 बजे साइंस की बेहतरीन वाली क्लास में हम लोग मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।